तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम अब तक पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर। अब हम देखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि बेसिकली जो नेट है ये नेट होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, हाँ, इसमें बच्चों को डाउट आता है कि सर एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स क्या है। तो मैं बोलूंगा अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ सवाल के बाद कुछ थोड़ी देर के बाद जब हम एफबीडी बनाना सीखेंगे तो हम हर सवाल में एक बार देख लेंगे कि कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है कौन सा इंटरनल फोर्स है। तो बेसिकली नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगना तय है। या इसके अपोजिट ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज तो होगा ही होगा। और मतलब यहां से एक और चीज जो कि जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर सर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए हाँ तो ये कांस्टेंट हो जाएगा सर। उस केस में हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हो गया जी, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सर 0 होता है और यहां मोमेंटम का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन हमने फोर्स बोल रखा है और इसी बात पे आपका आधा सेंटर ऑफ मास निकल जाता है सर। मतलब आगे जाकर के ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा यूज होने वाला है कि अगर किसी भी गिवन सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल वाला। बिल्कुल एक्सटर्नल वाला, इस बात का जरूर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट है। अब वही है मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे, इसमें ज्यादा अपने को कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मोमेंटम का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब इसमें ये आपको पता है कि m इंटू वी, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यहां पर आ गया है। पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। मतलब ये प्रोडक्ट रूल यूज किया हुआ है। अब अगर बोला जाता है इफ मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, तब मैं बोलूंगा ये वाला टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तब हमारा जो स्टेटमेंट निकल रहा है एफ नेट इक्वल टू एम इंटू डीवी बाई डी टी इक्वल टू एम इंटू ए। बिल्कुल सर। हाँ सर, जैसे कि मतलब आपने जैसे ये स्टेटमेंट बताया तो स्टूडेंट्स को एक कॉमन सा डाउट रहता है, जैसे उनको बोला जाता है न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है, तो वो सीधे सीधे जो 9th-10th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं कि नेट फोर्स बराबर m इंटू आई। हाँ, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ का जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो ये है, ये नहीं है, ये है जनरल। अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये जनरल एक्सप्रेशन आता है जी। मतलब हम जो एफ नेट इक्वल टू एम ए पढ़ते हुए आए हैं सर, वो तो एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस है, एक्चुअली में तो ये है। बिल्कुल, मतलब वो स्पेशल केस सिर्फ तभी वैलिड है जब मास क्या है, कांस्टेंट हो। और ऐसा जरूरी नहीं है सर मास हमेशा कांस्टेंट हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं सर। यहाँ पे बच्चों से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर मैं कह दूं कि यहां पर एक कार है, आगे से वी वेलोसिटी के साथ जा रही है, बिल्कुल, और यहां पे बारिश हो रही है सर, बारिश। तो जैसे जैसे सर ये आगे जाएगी कार का मास बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ता चला जा रहा है, तो मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मास कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर मैं F इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकता। मतलब ये वही वाला सिस्टम आ गया जो कि हम सेंटर ऑफ मास में आगे पढ़ेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, तो वहां पे हमें ये जनरल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन एनएलएम में हम बोल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम जितने भी सिस्टम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो उन सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि एफ नेट बराबर एम इंटू ए। मगर ये वाला पार्ट पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनएलएम के बाद भी कुछ मैंने देखा है कहीं कहीं, मुझे तो 11th क्लास में सर एक टॉपिक आता है रॉकेट प्रोपल्शन। बिल्कुल, उसमें जो ईंधन होता है, केरोसिन जो भी होता है, वो खत्म होके भाई धुआं निकल रहा होता है। बचपन में मास लगातार चेंज हो रहा है। हाँ, क्योंकि धुआं निकल रहा है तो रॉकेट का जो मास है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो उसको एनएलएम के साथ भी पढ़ा दिया था मुझे 11th क्लास में सर। हाँ, मतलब हम आगे जाके कवर करेंगे उसको। आगे जाके इस चीज को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। इसको हम जल्दी से इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सर ये दिस लॉ टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही बात है सर। यहां से हम ये बता पा रहे हैं कि सपोज मास इज कांस्टेंट तो कितना एक्सेलरेशन के देने के लिए हमको कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। हाँ सर, ये एक्सटर्नल फोर्स ही है। बिल्कुल, मतलब जैसे कि अभी हमने देखा कि फर्स्ट लॉ जो था वो फोर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है जी, कि फोर्स करता क्या है, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें क्वांटिटी के बारे में न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है। सर एक्चुअली न्यूटन ने क्या था कि ये सारे लोग बटोर के, ये लॉ तो न्यूटन से पहले ही आगे थे। अच्छा, ओके। उसने बड़ी समझदारी वाला काम किया, क्योंकि उस टाइम जो लोगों की मानसिकता थी, समझने की क्षमता, वो कुछ अलग थी आज के मुकाबले। तो उसने बड़ी चतुराई से फर्स्ट लॉ में बताया कि
फोर्स की जरूरत क्यों है। सेकेंड लॉ में बताया कितने फोर्स की जरूरत है, और थर्ड लॉ में बताया कि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। बड़ी समझदारी से उसने सब 3 लॉ हमारे सामने विद सीक्वेंस जो है हमारे सामने रखे थे। तो सर हमने यहां पर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ लिया है। हाँ सर। अब हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल। तो मैं यहां पर डेफिनेशन बाद में देखूंगा। हाँ। पहले इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूं। बिल्कुल। ठीक, डायग्राम से बाद में, पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट थर्ड लॉ का ये होता है सर, अगर कोई एक बॉडी है ए और एक है बी, अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी भी वापस ए पे फोर्स लगाएगी एफ, उसी वक्त पे लगाएगी, सेम नेचर का लगाएगी, सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगी। टू डिफरेंट बॉडी पर 2 अलग अलग फोर्स लग रहे होंगे। बिल्कुल। और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी जो होगी वो अलग अलग होगी। थोड़ी सी ज्यादा बात आ गई है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। अभी मैंने टर्म यूज किया था नेचर, उसको आप किनारे रख दो, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे किस फोर्स का नेचर क्या होता है। अब जो बात आई वो ये आई कि ए ने बी पे अगर फोर्स लगाया एफ, कभी भी कहीं भी आपको दिखे एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, एक बॉडी ने बी बॉडी पे फोर्स लगाया एफ, तो भाई ये तो गारंटी ही गारंटी है कि बी बॉडी भी वापस ए पे फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट, और सेम टाइम पे सेम नेचर का और सेम मैग्नीट्यूड का। मतलब इसने एफ लगाया 10 न्यूटन लगाया, तो ये भी 10 न्यूटन लगाएगा। ये नहीं कि आप 5 न्यूटन या 20 न्यूटन बोलोगे। इसी को हम बोलते हैं ए ने बी पे एक्शन दिया तो बी ने ए पे भी रिएक्शन दिया, लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियसली लगते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक्शन पहले है या फिर रिएक्शन पहले। अब मैं इसको यहां पे एग्जांपल से समझाता हूं, आप ऐसे समझना। सपोज ये व्हाइट बोर्ड है और मैंने हाथ से इस पे फोर्स लगाया इधर एफ, हाँ, तो ए बॉडी ये होगी मेरे हाथ वाली, ठीक। तो मेरे हाथ ने व्हाइट बोर्ड पे इधर फोर्स लगाया एफ, तो ये व्हाइट बोर्ड भी मेरे हाथ पे इधर फोर्स लगाएगा एफ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी 2 बॉडीज आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाती हैं सर। बिल्कुल, है ना। इसका मतलब फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जी। अगर हमने, जैसे कि आपने जो एग्जांपल लिया जी, तो जब आपने बोर्ड को टच किया जी, तो बोर्ड ने आप पे जो फोर्स लगाया, अगर आप उसको एक्शन बोल रहे हैं जी, तो मैं इसी बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि आपने जो बोर्ड पे फोर्स लगाया वो उसका रिएक्शन है जी। तो अब स्टूडेंट्स को सर जनरली एक डाउट रहता है कि एक्शन पहले लगा या फिर रिएक्शन। जी, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस एक साथ लगते हैं, इसलिए इस पे हम चर्चा ना ही करें कौन एक्शन कौन नहीं। एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। इसमें सर एक बच्चे ने मुझे बोला, सर आपने बोर्ड पे फोर्स लगाया, हाँ, मुझे फील नहीं आई। मैं कहा बेटा फील आएगी, सुई रख के लगा ना फोर्स, देख मस्त फील आएगी इस टाइम पे। ठीक, वो सुई से फोर्स में फील हो जाता है कि कहीं चुभन हुई है जबरदस्त वाली। बिल्कुल, बोर्ड पे थोड़ी सी फील हो सकता है आपको कम आ रही हो। तो वही चीज है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट में चलते हैं। जैसा अभी मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, हाथ से मैंने बोर्ड पे लगाया तो हाथ हो गया मेरा ए बॉडी, हाथ ने बोर्ड पे लगाया तो बोर्ड बी हाथ पे लगाएगी। बिल्कुल। और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं सर, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कहां, अगर किसी रस्सी ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो इसका मतलब ब्लॉक भी रस्सी पे फोर्स लगाएगा। ए बी बदलते रहेंगे, ए कभी रस्सी होगी, बी कभी ब्लॉक हो गया, ए कभी बंदर हो गया। बिल्कुल सर, वो तो सिस्टम बाय सिस्टम, वो तो सिस्टम बाय सिस्टम जो है वो बदलते रहते हैं। आइए हम अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। इसका ये वही वाली बातें हैं सर कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है और हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। उसके बाद एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। जी सर, जी, 2 डिफरेंट बॉडी, क्योंकि एक फोर्स मैंने लगाया दीवार पर, बिल्कुल, तो एक फोर्स लगा दीवार पर, एक फोर्स मेरे हाथ पे लगा, तो इसलिए 2 डिफरेंट बॉडी हो गई है ना सर। उसके बाद एक्शन रिएक्शन बोथ आर ऑफ द सेम नेचर, ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, और दोनों एक ही टाइम पे लगते हैं। ठीक है सर। और उसके बाद ये तो द स्टेटमेंट अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये हमारा अभी थर्ड लॉ खत्म नहीं हुआ सर। हम हर क्वेश्चन में देखेंगे किसने किस पे कितना फोर्स लगाया का रिएक्शन वाइज हमारा किसने किस पे कितना फोर्स लगाया। ठीक है सर। तो सर अभी तक हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। जी सर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन फोर्सेस को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
जिसमें फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वन बाय वन देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो बॉडीज के बीच में लगता है ड्यू टू द मास। अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, उनका मास अगर m1 और m2 है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, जो कि आगे जाकर के ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। उस फोर्स की वैल्यू होती है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 9th क्लास वाला सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अर्थ सरफेस किसी भी m मास की बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करेगी, उसका जो वैल्यू है वो होगा m इंटू जी। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां पर जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की बात हम ऐसे करेंगे कि कोई भी सरफेस है, और अगर इस सरफेस पर कोई अगर m मास की बॉडी यहां पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड होगा m इंटू जी। और जी क्या है सर? वो जो काइनेमेटिक्स में देखते हुए हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या है? बॉडी के मास का होना। मासेस की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। हमारे काम के लिए इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है कि आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी गिवन बॉडी दिखाई दे तो उसके ऊपर अर्थ की वजह से हमें mg का फोर्स एक्ट करना है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो ओरिजिन है ना, वो ओरिजिन है चार्जेस। चार्जेस की वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। कुछ फोर्सेस जिनकी हम मैकेनिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे वो टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। बस यही फोर्सेस अभी हमारे काम के हैं। आगे और भी फोर्सेस हम पढ़ेंगे लेकिन वो 12th क्लास में हमारे काम आएंगे। तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, इनका अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के बात करें तो इन फोर्सेस का जो ओरिजिन है ना, वो ओरिजिन है चार्ज का होना। बस हमें ये याद रखना है कि वो सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। जी सर। और खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चैप्टर में और आगे मैकेनिक्स के हम जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सर, उसमें ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की ही चर्चा होने वाली है। ये तो हमें पढ़ने ही मतलब ये सिर्फ यहां लिख दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये वो फोर्सेस हैं जो कि एटम के अंदर आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस के अंदर ऑरिजिनेट होते हैं। और जब सर आपको याद होगा जब 12th में हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब बस हल्का सा डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। इन फोर्सेस के बारे में कोई फॉर्मूला भी अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। हाँ। मतलब मैकेनिक्स में तो कभी इन फोर्सेस का जिक्र होगा ही नहीं। मतलब हम तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मतलब बच्चों को केवल यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो लोग नोट्स बनाते हैं, हाँ। कि भाई इसके आगे एक mg और एक Gm1 m2 by r स्क्वायर 9th क्लास वाला। हाँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नॉर्मल अभी आपने बताया, और टेंशन और स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन भी आप कह सकते हो। बिल्कुल। तो हमें केवल इन्हीं फोर्सेस के साथ 11th क्लास में मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। बस तुम्हें ये याद रखना है कि कभी कभी बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स। जी। तो वो नेचर ऑफ द फोर्स जो है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी फोर्स दिखाई दे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। इन दो फोर्सेस के बारे में हम यहाँ कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ये सारी चर्चा हम फिर से मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। जैसे मुझे याद आया अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट उठाया था न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ, नेचर के बारे में बात की थी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का नेचर सेम होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको ये बात फिर से बता देता हूं। उसका मतलब क्या है कि अगर एक्शन जो फोर्स है अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हुआ, मतलब उसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, तो गारंटी है इस बात की कि जो रिएक्शन फोर्स होगा उसका नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगा। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता सर कि एक्शन ग्रेविटेशनल नेचर का है और उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बिल्कुल सर, इसमें एक बात और अच्छी निकल के आ रही है। हाँ। वही डिस्कशन करेंगे जो अभी तक हम कर चुके हैं। बिल्कुल सर, ये फोर्स हाँ। अगर पूछा जाए कि किसने लगाया, हाँ, तो आपने अभी बताया ये फोर्स लगाया अर्थ ने। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अर्थ ने लगाया। मैंने बोल दिया अभी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से कि बॉडी ए है। तो इसका मतलब अर्थ ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया mg। मतलब ए ने बी पे फोर्स लगाया mg। तो डेफिनेशन कंप्लीट करें हम, तो सर आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? मतलब हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर mg जो अर्थ ने लगाया है,
तो गारंटी है इस ब्लॉक ने भी अर्थ सरफेस के ऊपर mg फोर्स लगाया होगा। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं यहाँ पे अर्थ को बना ही देता हूं सर, थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल स्टूडेंट्स को। अगर मैंने यहाँ पे अर्थ बनाया तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये लगाया किसने होगा, ये फोर्स अर्थ पे लगाया है, किसने, ब्लॉक ने। इन सिंपल वर्ड, अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया mg, तो ब्लॉक भी अर्थ पे लगाएगा mg फोर्स, mg ही लगाएगा। फिर इस कैटेगरी में से मत उठा लेना क्योंकि वो ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन ही लगेगा। एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम नेचर के होते हैं। आई होप कि यहां से ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ओके, तो सर अब हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में देखने जा रहे हैं जिनका हमें मैकेनिक्स में काफी यूज आने वाला है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की। तो इसके फीचर्स क्या है उनको देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजों को समझेंगे। ये वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में रखा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, जैसे कि अभी हम बात भी कर चुके हैं, फोर्सेस को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये कौन सा नेचर होगा इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। और खास बात, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये फोर्स तभी एक्ट होता है जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, इसलिए इसका नाम भी है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। टच कर रही हूं, टच कर रही हूं, बिल्कुल। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाता है किसी भी ब्लॉक पर, उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी गिवन बॉडी को अर्थ के कांटेक्ट में आना हो। हाँ, क्योंकि अर्थ का तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे कि अगर मैं इस ब्लॉक को हवा में छोड़ूंगा तो जैसे मैं हवा में छोड़ूंगा तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सर, नीचे जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए उसे अर्थ के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। इवन हवा में होने पे भी अर्थ का फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम सरफेस से लगने वाले फोर्स की बात करें, जैसे नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। सर हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा था, सचिन सर ने यही, जब सचिन सर एनएमएस सर पढ़ा रहे थे कि बॉडी को जब पत्थर फेंका ऊपर, तो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तब भी इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था mg, जिसकी वजह से आया था फोर्स की वजह से आया था एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू g थी। हाँ, और जब पत्थर नीचे आ रहा था तब भी नीचे mg लग रहा था, तब भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे था। तो ये फोर्स, नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है। इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ द टू सरफेसेस। मतलब जहां पर दो बॉडीज का कांटेक्ट होगा ना, उस गिवन पॉइंट पर ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल सर। और पुशिंग इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, अभी इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक m मास का बॉडी है जी, जो कि एक सरफेस पर रखा हुआ है। तो यहां पर ये जो ग्राउंड सरफेस और ये जो ब्लॉक है ना, ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो जहां पे कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल फोर्स होगा। अब बात है कि ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि नॉर्मल फोर्स होगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब भी हमें नॉर्मल फोर्स निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि कांटेक्ट सरफेस जो है उसके एक लाइन ड्रॉ करो जो कि उस सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर। मतलब वो एंगल कितना बना रही हो सर, 90 डिग्री। अब नॉर्मल तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं। हाँ सर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जी। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, अब देखना यहां पर ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ब्लॉक की बात करूंगा तो इस सरफेस पे जहां पे ये कांटेक्ट था जी, वहां पे फोर्स जैसा कि लिखा है ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द बॉडी। अब नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा या नीचे, तो ये हमेशा बॉडी के टुवर्ड्स लगेगा। इसका मतलब सर हमें यहाँ पर इस बात पे भी बहुत ध्यान देना है कि आप ऑब्जर्व किसको कर रहे हो। बिल्कुल, जैसे अगर मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो नॉर्मल ऊपर लगा है, ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। और अगर मैं वहीं पे सरफेस पे बात करता तो इस पे थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं, तो अगर ये उस पे ऊपर लगा तो ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर नीचे लगता। सर इसका मतलब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पे, एक्शन रिएक्शन। अगर मैं इसको एक्शन बोलूंगा तो ये रिएक्शन होगा। वही वाली बातें, ए ने बी पे फोर्स लगाया F, जमीन ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया N, तो ब्लॉक भी जमीन पे फोर्स लगाएगा N। और इसमें सर mg नहीं लगेगा, mg भी लगेगा सर, लेकिन हम आगे अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको हम ये भी बोलते हैं पुशिंग फोर्स। मतलब पुशिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी पे टुवर्ड्स द बॉडी लग रहा है। हम आगे अगले फोर्स की बात करेंगे तब देखेंगे, एक और फोर्स पढ़ेंगे सर, टेंशन फोर्स, वो पुलिंग नेचर का होगा। जी। तो अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाए। मतलब एज ए स्टूडेंट हम ये याद कर लेते हैं
कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिल्कुल, और टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है सर, आगे बढ़े। हाँ सर, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि सर यहाँ पे एक स्मॉल मास और कैपिटल एम मास, मैं यहाँ पे इसे ए बॉडी बोल रहा हूँ हाँ। और इसे बी बॉडी बोल रहा हूँ। जी, इसको जमीन पर रख देते हैं सर। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ग्राउंड सरफेस। हाँ, जमीन पे रखा हुआ है, थोड़ी धरती उठ गई, ठीक है। हाँ ठीक है, वो मुझे पता है सर, आपकी ड्राइंग थोड़ा सा अरे बहुत खराब है सर। तो चलिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये पूछूं कि बी ने ए पर क्या नॉर्मल फोर्स लगाया, सबसे पहला क्वेश्चन ये बिल्कुल लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों बॉडीज क्या है, कॉन्टेक्ट में है। तो ये मैं ए बॉडी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल मास ए बॉडी। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे फोर्स लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी। तो टुवर्ड्स द बॉडी मतलब हम ये बना सकते हैं, इसको सर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, NAB। इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसको सर मैंने देखा है किसी बुक में ऐसे भी लगा देते हैं काफी सर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों एक ही है। बेसिकली मैंने वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरीके से बना दिया और आपने इस तरीके से बना दिया, अलग अलग चीजें नहीं है, वो सेम चीज है। ठीक है, और ये याद रखना, अगर मैंने सबस्क्रिप्ट में ए बी लिखा है तो उसका मतलब है ए का मतलब जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, और बी का मतलब जिसने लगाया है। सिंपल सी बात। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी हमने पढ़ी थी जी, कि फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं जी। तो अगर बी ने ए पे ये फोर्स लगाया है तो गारंटी है इस बात की कि ए भी बी पे लगाएगा, ए भी बी पे लगाएगा। बिल्कुल और सही। अगर ए बी पे लगाएगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अपोजिट। अपोजिट। अगर इस पे ऊपर लगा है तो इस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जी। क्लियर जी तो सर। इसको मैं यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, NBA। इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर जी तो यहां पर एक्शन रिएक्शन, लेकिन सर यहां बी के ऊपर दो नॉर्मल फोर्स लगेंगे। हाँ, जमीन के साथ भी तो टच कर रहा है वो। हाँ, क्योंकि ऐसे आगे जाके भी सिचुएशंस देखेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी हमें नॉर्मल फोर्सेस किसी भी बॉडी पे रिप्रेजेंट करने हो तो हमें ये देखना चाहिए वो बॉडी कहां कहां पर दूसरे बॉडीज के कांटेक्ट में है, कहां कहां छू रही है दूसरे कॉन्टेक्ट से, बस ये देखना है। बिल्कुल सर। तो जैसे कि अगर मैं बी की बात करूं जी, तो बी दो बॉडीज के कांटेक्ट में है, ऊपर से भी नीचे ये से जो भी। ग्राउंड सरफेस उसके कांटेक्ट में है और दूसरा ए के कांटेक्ट में है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, जब हम बी की चर्चा कर रहे हैं तो बी पर एक नॉर्मल फोर्स यहां से ग्राउंड सरफेस भी लगाएगा टुवर्ड्स द बॉडी। बिल्कुल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, NBG, जी फॉर ग्राउंड, जी फॉर ग्राउंड। तो बी दो सरफेसेस के कांटेक्ट में, इसलिए उस पर दो नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे। क्लियर सर? इसमें क्या था कि कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछते भी हैं। हाँ हाँ और कुछ बुक्स में ही मैंने स्टेटमेंट्स देखा है, क्वेश्चन आते हैं ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनकरेक्ट। बिल्कुल सर, मैं इसको सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय नीचे वाली बॉडी ऑन द ऊपर वाली बॉडी, एग्जैक्टली सर। एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ऊपर वाली बॉडी ऑन द नीचे वाली बॉडी। हाँ सर। तो दीज टू फोर्सेस, आपने बोला था कि भाई जो है दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होता था, तो मैं बोलूं सर दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। स्टेटमेंट करेक्ट बोले या इनकरेक्ट? अगर आप ये बोलेंगे कि क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, हाँ, तो सर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हम कहते हैं कि कोई वेक्टर क्वांटिटी इक्वल है तो उसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब मैंने इनकम्प्लीट सेंटेंस यूज किया, मुझे बोलना चाहिए दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है। हाँ। बिल्कुल जी सर। आगे सर अगला न्यूमेरिकल देखते हाँ हैं। देख, यहाँ पर एक ब्लॉक, ये ब्लॉक ए है और ये एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है। जी सर। अब बात आती है कि इस गिवन ब्लॉक पर हम ये देखना चाहते हैं कि इंक्लाइंड सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स कितना लगा। तो हमारा सबसे पहला मेन मोटो क्या होगा, जहां पर दो बॉडी कांटेक्ट में है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो यहां पर ये कांटेक्ट, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ये आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये एरो इस डायरेक्शन में आएगा जी। अब बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी पे नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा सर। जी, इधर जी, टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी, मतलब ऐसे लगेगा जिसको आपने शिफ्ट करके इधर कर दिया। हाँ सर।
और इसी चीज को अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे देखना चाहता जी। तो मैं इंक्लाइन प्लेन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे यही नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ये दोनों क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो बहुत आसान है। आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिसमें देखते हैं कि नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाएगा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। जैसे ये एक स्पेरिकल बॉडी है और ये दो गोला, ठीक है, ये एक स्पेरिकल बॉडी जिसे दो सरफेसेस के बीच में रखा गया है। जी सर। और हमें यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करनी। वैल्यू हम एफवीडी बना के अलग से बच्चों को सिखा देंगे। अभी तो सिर्फ हम ये डायरेक्शन। तो जब भी नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन देखना है, सबसे पहला स्टेप, सर देखो कितने सरफेस के साथ वो छू रहा है। बिल्कुल, कितनी डिफरेंट सरफेसेस के साथ वो बॉडी कांटेक्ट में है। जी सर। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक इंक्लाइंड सरफेस और एक ये वर्टिकल सरफेस। तो यहां से नॉर्मल फोर्स लगेगा और यहां से नॉर्मल फोर्स लगेगा। जी सर। तो यहां से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। जी सर। टुवर्ड्स द बॉडी। जी सर। और इस पॉइंट से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। जी सर। ये नॉर्मल फोर्स लगा है इंक्लाइन प्लेन ने और ये जो नॉर्मल फोर्स लगा है ये लगा है इस वर्टिकल वॉल ने। जी सर। खास एक इंटरेस्टिंग बात, आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मुझे लगता है काफी हेल्प रहेगी कि किसी भी स्पेरिकल बॉडी पर अगर हम सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सेंटर से पास करता है, वो सारे सेंटर से पास करता है। हाँ, मैथमेटिकल सर्किल में हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी सर्किल के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचो, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको नॉर्मल बोलते थे, वो सेंटर से पास करता था। जैसे कि सिंपल सा मैं आपने बोला तो जैसे अगर ये सर्कल है जी और टेंजेंट मतलब जो जस्ट सरफेस से टच होती हुई लाइन, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, एग्जैक्टली सर। जी सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा जी, तो गारंटी है कि वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इन दोनों नॉर्मल फोर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसका सेंटर ही होगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ आ गई होगी। जी सर। आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। जी सर, पहले मैं ए और बी लिख देता हूं। हाँ। ये ए, ये बी। अब बात करें अगर ए पर बी की वजह से नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अब सर आप बताएं, कैसे बताएंगे? सर मैं तो देखूंगा ए बी के साथ किधर कांटेक्ट में है। हाँ। मैं एज ए स्टूडेंट बोलूंगा सर। बिल्कुल, बताइए सर। ए जो है बी के साथ कांटेक्ट में है। हाँ। तो ए को मैंने सपोज ये इधर बना लिया शॉर्ट फॉर्म में ऐसा। हाँ। तो बी के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा टुवर्ड्स द बॉडी। तो इसका मतलब मैं इसको दिखा दूंगा ऐसे। बिल्कुल सही। ये नॉर्मल रिएक्शन मैं दिखाऊंगा ऐसे ही, लेकिन सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल किसने किस पे लगाया। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब कौन आपका सिस्टम है और कौन सराउंडिंग है। जैसे यहां पर अगर मैं ए की चर्चा कर रहा हूं तो ए सिस्टम, ए मेरा सिस्टम है और सराउंडिंग कौन है? बी है। बी है बाकी सारी दुनिया जो भी है। बिल्कुल। लेकिन ए की बीडी बनाने का मतलब हम ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ए इज अ सिस्टम। तो दिस इज अ फोर्स अप्लाई बाय बी ऑन ए। एन ए बी सब्सक्रिप्ट भी लिख हाँ सर, ये अभी आपने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था, एन ए बी। और दूसरा जब हम बी के बारे में बात करेंगे, छोटा सा बना लेता हूं सर। हाँ। तो इसका मतलब ये लग जाएगा सर ऐसे। हमेशा पेयर में लगेंगे, पेयर दो में लगेंगे। डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जैसा देख भी पा रहे हैं कि हमेशा कोई भी फोर्सेस ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली लग रहा है, उसका पेयर भी लग रहा है। मतलब एक्शन और रिएक्शन पेयर तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ सर, मतलब फिजिक्स में तो सर कायदे में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में यही अंतर है। फिजिक्स में जितने ज्यादा हम लोग रियल लाइफ के न्यूमेरिकल देखते हैं, बिल्कुल सर, उतना मजा आएगा सर। कुछ एक ऐसा न्यूमेरिकल ले रहा हूं जिसका आगे जाकर के इस चैप्टर में तो ज्यादा डील नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर के मैकेनिक्स के चैप्टर्स में उस टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाते हैं। देखिए, हाँ, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। यहां पर क्या है, एक रॉड है। सीढ़ी याद आ रही है? सीढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है। जी। एक रॉड जी, जो कि ग्राउंड सरफेस और वर्टिकल वॉल्स के बीच में रखा गया जी। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। जी। तो यहां पर क्या है ना कि ये जो सरफेसेस है ना वो उतनी वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड ना होने का मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि रॉड का जो एक पॉइंट है वो दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है। बस इतना ही बोल पा रहे हैं। हाँ। इधर कुछ भी उबड़ खाबड़ टाइप हो सकता है। बिल्कुल। तो यहां पे क्या है, हमें ये पता है नॉर्मल फोर्स हमेशा दो कांटेक्ट सरफेसेस के कॉमन नॉर्मल होता है। कॉमन नॉर्मल होता था। तो हम यहां पर ये वाली सरफेस वेल डिफाइंड है नीचे वाली जी।
तो हम यहाँ पर रॉड के ऊपर अगर नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंट करें तो रॉड के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसे मैं N1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये है जो जमीन ने रॉड पे लगाया, बिल्कुल ग्राउंड सरफेस ने जो यहाँ लगाया। जी सर। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वर्टिकल वॉल वेल डिफाइन है जी। तो इसकी वजह से रॉड पे जो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस वर्टिकल वॉल के नॉर्मल लाइन जो ड्रॉ कर दें, दिस इज, ये वर्टिकल वॉल ने लगाया। तो ऐसे समराइज करके हम स्टूडेंट्स को ये बोल सकते हैं हाँ कि अगर दोनों सरफेस फ्लैट है, फ्लैट, तो आप कॉमन नॉर्मल की तरफ नॉर्मल एक्शन दिखाओ। एग्जैक्टली। और अगर एक सरफेस उबड़ खाबड़ या और well दूसरा defined नहीं सरफेस फ्लैट है, फ्लैट है, तो फ्लैट वाले सरफेस पे नॉर्मल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। Draw क्योंकि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आते हैं जी, सर जी, जी। कि जहां पर एक सरफेस वेल डिफाइन होती है और हाँ। दूसरी नहीं होती, जैसा कि हमने ये हाँ, देखा। ये फ्लैट है और दूसरा पता नहीं कैसा है। हाँ, एक मुझे याद आया एक क्वेश्चन इसी बात जी। से, एक क्वेश्चन है जी। जो रोटेशन में आगे जाकर के हम सॉल्व भी करेंगे। जैसे मान लो ये, ये आईटी में आ चुका है। हाँ इस टाइप का, कि जैसे जी। सर ये एक रॉड है जी इस तरीके से, जी सर। थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, कोई चलेगा सर। ये रॉड बच्चे इस तरीके समझदार से हैं। रखा है, बिल्कुल ये वर्टिकल वॉल है जी 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 जी। और ये ग्राउंड सरफेस है। अभी रॉड इस तरीके से रखा है। हाँ अब हमें यहाँ पर नॉर्मल फोर्सेस का डायरेक्शन दिखाना है। जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर देते हैं सर। हाँ ये है गलत। जी, नॉर्मल लगेगा फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये फ्लैट है। यहाँ पर रॉड की सरफेस डिफाइन है जी क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो रॉड की सरफेस ये वाली है, जी जी जी। ये वेल डिफाइन है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन तो ये होगी ना सर, दिस वन। ये वाली तो यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉड की सरफेस डिफाइन थी और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा क्या? नहीं, ये फिर से गलत, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस वेल डिफाइन है वो नीचे वाली सरफेस डिफाइन है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी। मतलब इन सिंपल वर्ड को जो है, अगर एक सरफेस फ्लैट है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्शन दिखा दो। जैसे एक एग्जांपल मुझे भी याद आ रहा है सर। हाँ। मैं बोलूं एक फ्लैट सरफेस है, हाँ और एक चोंच वाली बॉडी ले ली मैंने जो उबड़ खाबड़, हाँ बिल्कुल है ना, चोंच ऐसे मैंने इस तरीके पेंसिल, हाँ अरे यही पेन हो गया इसी तरीके इस से, पेन को इस तरीके से रख दिया मैं आपका पेन ले रहा हूँ ऐसे बना के हमने थोड़ा सा बिल्कुल इसी टाइप का शेप था। अब मैं आप किसी से पूछूं बच्चों से कि इस पे जो है नॉर्मल एक्शन किधर लगेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे याद रखने हैं। दोनों सरफेस फ्लैट तो उसके परपेंडिकुलर, एक फ्लैट तो फ्लैट वाले के परपेंडिकुलर, तो आप इसके इस तरीके से नॉर्मल दिखा दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाली सरफेस है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, बिल्कुल सर, आगे बढ़े सर। हाँ, और इसी को जो है इस तरीके से भी दिखा देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन का वे है, रिप्रेजेंटेशन का वे है। हाँ अरे ये आ गया सर। जी, तो ये वही चीज लिखी जी, हुई जी, है जी। कि जैसे कि ये फ्लैट सरफेस है जी। तो उसके आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं जी। जैसे कि यहाँ पर भी हमने ये नॉर्मल फोर्स जी, जी। वेज पे लगाया और ये नॉर्मल फोर्सेस ब्लॉक पे अप्लाई। हाँ, आपके नोट्स के लिए हम ये चीज मेंशन कर देते हैं। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला सपोज नीचे वाली बॉडी ए है, ये ऊपर वाली बॉडी बी है, तो ये जो फोर्स है आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि ये फोर्स ए ने बी पर लगाया है, ए ने बी पे, बिल्कुल सर, है ना, और ये वाला फोर्स बी ने ए पे लगाया। मतलब इसको सबस्क्रिप्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी ए, और इसको लिख सकते हैं एन ए बी। क्लियर? ये ऐसा नहीं है कि दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे लग रहे हैं। हाँ, अलग अलग बॉडी है, ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर था। एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता है, ठीक है? क्लियर जी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। जी सर। सर यहाँ पे कुछ बेसिक ऐसे भी एग्जांपल्स रहते हैं हाँ। जहां पर दोनों सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वही वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। हाँ, दोनों ही खराब हो गए। जैसे कि पहले आपने लिया दोनों बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल, फिर एक बढ़िया दूसरा उबड़ खाबड़, दूसरा उबड़ अब खाबड़, दोनों ही उबड़ खाबड़। एक पार कर देंगे एक मिनट सर। हाँ, वापस कर देना। बिल्कुल सर। जैसे कि ये बॉडी और दूसरा बॉडी ये, अब ये दोनों बॉडी जहां पे कांटेक्ट में है, अब क्या है कि इनका वो पॉइंट जो कांटेक्ट में है वो वेल डिफाइन ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख पा रहे हैं जी। अब यहां पर अगर पूछ लिया जाए जैसे जी, इस जी, टाइप जी। की सिचुएशन की व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स, ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के जब रोटेशनल चैप्टर की हम बात करेंगे वहां पे हिंज फोर्स का जिक्र होता है, और मुझे लग रहा है कि बस वहीं पर ही जरूरत होगी, उससे पहले इसकी जरूरत उससे नहीं। पहले इसकी हाँ, जरूरत तो नहीं लाइट है। मोड से इसको हम देखते हैं। हाँ, तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो अगर ए बॉडी पर बी ने नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर सरफेस डिफाइन नहीं है ना सर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं यार होगा कोई ना कोई डायरेक्शन, ठीक है, हम तो उस फोर्स के कंपोनेंट कर देंगे जो कि हम वेक्टर में पढ़ के आए, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में। जैसे कि बी ने ए पर नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, मैंने कहा मुझे नहीं पता,
लेकिन किसी भी डायरेक्शन में लगाया उस फोर्स के दो कंपोनेंट तो किए जा सकते हैं ना। तो इसका मतलब एक ऐसे दिखा देंगे हाँ। और एक ऐसे। मतलब ये बोल सकते हैं मान लो ये हमारा एन एक्स कंपोनेंट हो गया हाँ। और ये हमारा एन वाई कंपोनेंट हो गया। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट क्या होगा। क्या अब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एनएक्स इधर ही लग रहा हो सकता है कि एनएक्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा हो। तो उसमें मैथमेटिकली अगर वैल्यूज की निगेटिव आ गई, हाँ हाँ, तो बस ये है कि हमें तो फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करना है उस केस में, और फिर हम उसके आगे रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। और इसमें टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा हमें रोटेशन में, और तब मस्त डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल सर, मैंने वर्ड बोला टेंशन। आगे अगला टॉपिक देखते हैं। टेंशन। बिल्कुल सर। जी सर। ओके।